नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे एनटीए यूजीसी नेट के दिसंबर 2005 का हिंदी प्रश्न पत्र, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हम विस्तृत तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी पंतजलि, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी भामा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भामा होगा। पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास तथा स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में रचनाकारों के उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी गोस्वामी गोकुलनाथ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गोस्वामी गोकुलनाथ। 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ का ही है। अगला प्रश्न संख्या 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 434, ऑप्शन सी 334, ऑप्शन डी 445। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 343। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान है। इसके 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। अगला प्रश्न संख्या 4। आला किस ऋतु में गाया जाता है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी शरद ऋतु, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु, ऑप्शन डी बसंत ऋतु। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सी वर्षा ऋतु। जगनी की परमाल रासो, जिसे आला खंड के नाम से जाना भी जाता है, यह एक वीर काव्य है। इसका प्रकाशन 1230 ईस्वी में हुआ था। ये रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5। बिसल देव रासो के रचयिता हैं? ऑप्शन ए जगनीक, ऑप्शन बी नरपतिनाल, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी शांगधर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नरपतिनाल। यह एक श्रृंगार तथा वीर काव्य है। इसका प्रकाशन 1212 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 6। एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की? ऑप्शन ए कीथ, ऑप्शन बी गियर्सन, ऑप्शन सी गार्थोदत्तासी, ऑप्शन डी ग्रिल क्राइस्ट। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गार्थोदत्तासी। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसको 2 भागों में प्रकाशित किया गया है। पहला 1839 ईस्वी, दूसरा 1847 ईस्वी। यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पहली रचना है। अगला प्रश्न संख्या 7। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी छोटा नागपुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर होगा, जो झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 8। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी रैदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रैदास। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न संख्या 9। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी रशखान, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद, ऑप्शन डी चित्तस्वामी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नूर मोहम्मद। इसका प्रकाशन 1764 ईस्वी इंद्रावती। ये भी नूर मोहम्मद की चर्चित रचना है। इसका प्रकाशन 1744 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 10। नैन नचाए कहीं मुस्काए,
लला फिर आइयो खेलन होरी, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी देव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पद्माकर। अगला प्रश्न संख्या 11, सखी वे मुझसे कह कर जाते किस पंक्ति की किस कवि की काव्य पंक्ति है? ऑप्शन ए सिया राम शरण गुप्त, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के यशोधरा से लिया गया है। अगला प्रश्न संख्या 12, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बाल मुकुंद गुप्त। इसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 13, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन ए अमृत और विष, ऑप्शन बी झूठा सच, ऑप्शन सी अपने अपने अजनबी, ऑप्शन डी अंतराल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी झूठा सच। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1958 ईस्वी, दूसरा 1960 ईस्वी में। यह यशपाल का काफ़ी चर्चित उपन्यास है जिसको नेट के सिलेबस में रखा गया है। अमृत और विष यह अमृत लाल नागर जी का है। इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ था। अपने अपने अजनबी 1916 ईस्वी, यह अज्ञे का है। अंतराल मोहन राकेश, प्रकाशन 1972 ईस्वी। इसमें सामाजिक तथा राजनीतिक का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 14, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ऑप्शन ए राजश्री, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। यह जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाटक है। अगला प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? ऑप्शन ए चीड़ों पर चांदनी, ऑप्शन बी भूले बिसरे चित्र, ऑप्शन सी अपनी खबर, ऑप्शन डी पथ के साथी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चीड़ों पर चांदनी। इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार निर्मल वर्मा है। फूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, यह भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अपनी खबर 1960 ईस्वी, यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की एक आत्मकथा विधा है। पथ के साथी, इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी, यह स्मरण महादेवी वर्मा जी का है। अगला प्रश्न संख्या 16, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए मृणाल पांडे, ऑप्शन बी रविंद्र कालिया, ऑप्शन सी प्रभाकर श्रोत्री, ऑप्शन डी ज्ञान रंजन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रविंद्र कालिया। इसका समय प्रकाशन 202 ईस्वी। यह एक मासिक पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न संख्या 17, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बंगलौर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी एर्नाकुलम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। चेन्नई मद्रास। महात्मा गांधी ने 1927 ईस्वी में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया था। अगला प्रश्न संख्या 18, व्यंजना शक्ति का क्या
कार्य क्या है? ऑप्शन ए मूल अर्थ को व्यक्त करना, ऑप्शन बी प्रयोजन को व्यक्त करना, ऑप्शन सी मुख्यार्थ की व्याख्या करना, ऑप्शन डी मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। शब्द शक्तियाँ की अगर बात करें तो शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। अभिधा शब्द शक्ति, इसमें शब्द के द्वारा मुख्य अर्थ का बोध होता है। लक्षणा शब्द शक्ति, इसमें मुख्य अर्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करने लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है। व्यंजना शब्द शक्ति, इसमें मुख्य अर्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न संख्या 19, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए देरिदा, ऑप्शन बी लिविश, ऑप्शन सी फुकुयामा, ऑप्शन डी ग्रामशी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए देरिदा। अगला प्रश्न संख्या 20, काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कॉलरिज, ऑप्शन बी मैथ्यू आर्नल्ड, ऑप्शन सी टी.एस. इलियट, ऑप्शन डी आई.ए. रिचर्ड्स। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी टी.एस. इलियट। वस्तुनिष्ठ समीकरण, संवेदनशीलता का असाचर्य, वैयक्तिक प्रज्ञा, परंपरा की कल्पना आदि इन्हीं का सिद्धांत है। अगला प्रश्न संख्या 21 से 25 तक दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पी उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न संख्या 21, स्थापना। भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। तर्क, लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए सही और आर गलत, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही, ऑप्शन सी ए गलत और आर सही, ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत। देख लेते हैं इसका सही उत्तर कौन सा होगा। अगर हम स्थापना देखें तो भक्ति काल की जितनी भी रचनाएं हैं सभी रचनाएं मानव हित को केंद्रित में रखकर ही ईश्वर की आराधना की गई है। भक्ति काल की सभी रचनाओं को पूरी तरह से मानव के हित लोक मंगल की भावना से निहित मार्ग प्रशस्त करना रहा है। इस प्रकार स्थापना तो सही है। तर्क देख लेते हैं। लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। भक्ति काल काव्य परंपरा की रचनाओं को देखें तो ईश्वर की आराधना से अधिक मानव के बीच में स्थित पनपी रूढ़ियों और परंपराओं को मिटाने में लगे थे। तर्क भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 22, स्थापना। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तर्क, कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। ऑप्शन ए सही और आर गलत, ऑप्शन बी ए गलत और आर सही, ऑप्शन सी ए और आर दोनों गलत, ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही। स्थापना में प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंद पंत की कविता की काफी चर्चित पंक्ति है। तर्क, कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। यह कथन सही है क्योंकि कोई भी कवि कविता करता है जब तक कि व्यक्ति के हृदय में वेदना उत्पन्न नहीं होती, चाहे वह वेदना सामाजिक हो या राजनैतिक या व्यक्तिगत वेदना। इस प्रकार तर्क स्थापना से पूरी तरह भिन्न है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी ए गलत और आर सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 23, स्थापना। भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। तर्क, सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। ऑप्शन ए और आर दोनों सही, ऑप्शन बी ए सही आर गलत, ऑप्शन सी आर सही ए गलत, ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत।
स्थापना की अगर बात करें तो भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। भारतेंदु युगीन की जितनी विधाएं थी सभी राष्ट्रीय चेतना से पूर्ण थी। इस प्रकार स्थापना तो सही है। तर्क देख लेते हैं। सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन से में सक्रिय थे। यह तर्क गलत है क्योंकि सभी राष्ट्रीय भारतेंदु युगीन कवि राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं थे। इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ए सही, आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 24। स्थापना हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। तर्क हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। ऑप्शन ए और आर दोनों गलत। ऑप्शन बी ए गलत आर सही। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही। ऑप्शन डी ए सही आर गलत। स्थापना में दिया है हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। ऐसा कहना गलत होगा। आधुनिक काल के कुछ कवि ही अस्तित्ववादी को अपनाए थे। इस प्रकार स्थापना तो गलत है। तर्क देख लेते हैं। हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। यह कथन सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी ए गलत, आर सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 25। स्थापना नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति ही स्त्री लेखिका ही कर सकती हैं। तर्क स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं। ऑप्शन ए सही और आर गलत। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही। ऑप्शन सी ए गलत और आर सही। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत। स्थापना दिया है नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि नारी चेतना की अभिव्यक्ति केवल स्त्री लेखिका ही करने में समक्ष हैं। अनेक पुरुष लेखक ने भी नारी चेतना को अभिव्यक्त किया है। स्थापना तो गलत है। तर्क देख लेते हैं। स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं। हाँ, यह दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ए गलत और आर सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 26। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बंगदूत, हिंदी प्रदीप, हंस। ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप, हंस, बंगदूत, ब्राह्मण। ऑप्शन सी बंगदूत, ब्राह्मण, हंस। ऑप्शन डी हंस, प्रदीप, बंगदूत, ब्राह्मण। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बंगदूत, जिसका प्रकाशन 1829 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक राजा राम मोहन राय हैं। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी। इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। इसका प्रकाशन प्रयाग से होती थी। यह एक मासिक पत्रिका है। ब्राह्मण 1883 ईस्वी। यह कानपुर से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। यह एक मासिक पत्रिका थी। हंस, इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में। इसके संपादक प्रेमचंद्र जी हैं। यह एक मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन बनारस से होती थी। अगला प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल, परीक्षा गुरु। ऑप्शन बी कंकाल, परीक्षा गुरु, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। ऑप्शन सी परीक्षा गुरु, कंकाल, सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी। ऑप्शन डी परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी। इसके लेखक श्रीनिवास दास जी हैं, जिसको नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है। परीक्षा गुरु को शुक्ल जी ने पहला मौलिक उपन्यास माना है। कंकाल 1929 ईस्वी। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी। इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वत्सान अज्ञे हैं। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी। इस उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। अगला प्रश्न संख्या 28। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। ऑप्शन डी गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास के कालक्रम को जून 2005 का प्रश्न पत्र में अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। अगला प्रश्न संख्या 29। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस। ऑप्शन सी आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन डी पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ का एक दिन। इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी। लहरों के राजहंस, इसका प्रकाशन 1963 ईस्वी। आधे अधूरे, जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी। पैरों तले जमीन, यह मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। अगला प्रश्न संख्या 30। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए पूस की रात, पत्नी, बुद्धू का काटा, परिंदे। ऑप्शन बी बुद्धू का काटा, पूस की रात, पत्नी, परिंदे। ऑप्शन सी पत्नी, बुद्धू का काटा, पूस की रात, परिंदे। ऑप्शन डी पूस की रात, परिंदे, बुद्धू का काटा, पत्नी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बुद्धू का काटा 1915 ईस्वी। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। पूस की रात 1930 ईस्वी। इसके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। पत्नी, इसके लेखक जैनेन्द्र जी हैं। परिंदे 1960 ईस्वी। इसके लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न संख्या 31। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा। ऑप्शन बी अर्धकथा, अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं। ऑप्शन सी आज के अतीत, अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा। ऑप्शन डी अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा, आज के अतीत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अपनी खबर 1960 ईस्वी। इसके लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन।
कि ये आत्मकथा का पहला भाग है, जिसका प्रकाशन 1969, दूसरा भाग नीड़ का निर्माण फिर, जिसका प्रकाशन 1970 ईस्वी, तीसरा भाग बसेरे से दूर, इसका प्रकाशन 1978 है, चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक, जिसका प्रकाशन 1985 ईस्वी में हुआ था। आज का अतीत, जिसका प्रकाशन 2003, इसके लेखक भीष्म साहनी जी हैं। अर्धकथा 1988 ईस्वी, इसके लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रियप्रवास। ऑप्शन बी प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। ऑप्शन सी प्रियप्रवास, कामायनी, साकेत, लोकायतन। ऑप्शन डी कामायनी, साकेत, लोकायतन, प्रियप्रवास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रियप्रवास, 1914 ईस्वी। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। यह एक प्रबंध काव्य है। साकेत 1931 ईस्वी, इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कामायनी 1936 ईस्वी, इस महाकाव्य के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। लोकायतन 1964 ईस्वी, इस महाकाव्य के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए आलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, क्षणवाद, शोषण का विरोध। ऑप्शन बी इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध, आलंकारिकता, क्षणवाद। ऑप्शन सी आलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध, क्षणवाद। ऑप्शन डी आलंकारिकता, क्षणवाद, शोषण का विरोध, इतिवृत्तात्मकता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आलंकारिकता। यह रीति काव्य की प्रवृत्ति है। इतिवृत्तात्मकता, यह प्रवृत्ति द्विवेदी युग की रही है। काल्पनिकता छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। क्षणवाद, यह नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति थी। नई कविता मानवतावादी पक्षधर रही है। अगला प्रश्न संख्या 34, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नामवर सिंह। ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। ऑप्शन डी शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, धर्मवीर भारती, नामवर सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नामवर सिंह। वर्तमान समय में इसके संपादक अरुण कमल हैं। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। अगला प्रश्न संख्या 35, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन, प्रसादांत। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, प्रपंच बुद्धि, दुखांत। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, राज्यश्री, कोमा, दुखांत। ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी, चाणक्य, सुखांत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन, प्रसादांत। अगला प्रश्न संख्या 36, कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन ए साहित्य लहरी पद्माकर। ऑप्शन बी लोकायतन निराला। ऑप्शन सी एक कंठ 20 पाई नागार्जुन। ऑप्शन डी वैराग संदीपनी तुलसीदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी
वैराग्य संदीपनी, जिसका प्रकाशन 1569 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास के काव्य ग्रंथ को छोड़कर सभी असंगत हैं। साहित्य लहरी, जो सूरदास जी का है, इसका प्रकाशन 1550 ईस्वी में हुआ था। लोकायतन, यह महाकाव्य पंत जी का है, इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। एक कंठ 20 पाई, यह दुष्यंत कुमार का एक नाट्य गीति है, जिसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 37। इस सिद्धांतों को उसके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ए उत्पत्तिवाद, बी अनुमितिवाद, सी अभिव्यक्तिवाद, डी भुक्तिवाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोलट, अनुमितिवाद शंकुक, अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त, भुक्तिवाद या भोगवाद भट्टनायक। अगला प्रश्न संख्या 38। इन रचनाओं को उन रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। खुमान रासो, बी परमाल रासो, सी विशलदेव रासो, डी पृथ्वीराज रासो। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, खुमान रासो। दलपति विजय, प्रकाशन 9वीं शताब्दी। परमाल रासो, आलखंड जगनीक, प्रकाशन 1230 ईस्वी। विशलदेव रासो, नरपतिनाल, प्रकाशन 1212 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, प्रकाशन 1192 ईस्वी। अब्दुल रहमान का संदेश रासक, प्रकाशन 12वीं शताब्दी। संदेश रासक देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न संख्या 39। ऑप्शन सुमेलित कीजिए। ए राजश्री, बी यमगाथा, सी राम की लड़ाई, डी सच कहूँ तो। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राजश्री जयशंकर प्रसाद, 1915 ईस्वी प्रकाशन। यमगाथा दूधनाथ सिंह, प्रकाशन 2000 ईस्वी। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल, प्रकाशन 1979 ईस्वी। साच कहूँ तो प्रभाकर श्रोत्री, प्रकाशन 1993 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 40। सुमेलित कीजिए। ए मेरे बसो मोरे नयनन में नंदलाल, बी प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, सी अब लो नसानी अब न नसय हो, डी अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीराबाई, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, सूरदास। औलो नसानी अब न नसय हो, तुलसीदास। अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कबीरदास। अगला प्रश्न संख्या 41। सुमेलित कीजिए। ए स्वर ध्वनिया, बी तालव्य ध्वनिया, सी अल्प प्राण ध्वनिया, डी घोष ध्वनिया। जिसको सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्वर ध्वनिया। अ अंक अ ए ओ, तालव्य ध्वनिया। च छ ज झ, अल्प प्राण ध्वनिया। क त पट, घोष ध्वनिया। ये व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष कहलाता है, पर इसमें नहीं दिया है। अगला प्रश्न संख्या 42। सुमेलित कीजिए। ए क्रोचे, बी आई ए रिचर्ड्स, सी कालरिच, डी इलियट।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्रोचे अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत, आइए रिचर्ड्स संप्रेषण का सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना का सिद्धांत, इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, लोंजाइनस उदात्त तत्व का सिद्धांत। अगला प्रश्न संख्या 43, इनमें से कौन सा उद्धरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है? ए संत हृदय नवनीत समाना, बी काहे रे ननली तू कुंभलानी, सी अमीय हलाहल मद भरे, डी मेरी भव बाधा हरो। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास, काहे रे नलिनी तू कुंभलानी कबीर, अमीय हलाहल मद भरे रसलीन, मेरी भव बाधा हरो बिहारी। अगला प्रश्न संख्या 44, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ए ब्रजभाषा, बी भोजपुरी, सी मैथिली, डी अवधी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ब्रजभाषा अलीगढ़, भोजपुरी छपरा, मैथिली दरभंगा, अवधी सुल्तानपुर। अगला प्रश्न संख्या 45, इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ए चिंतामणि, बी मतीराम, सी केशव, डी भिखारी दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। चिंतामणि कवि कुल कल्पद्रुम प्रकाशन 1650 ईस्वी, मतीराम ललित ललाम प्रकाशन 1661 ईस्वी, केशव नक्शिख वर्णन, भिखारी दास काव्य निर्णय प्रकाशन 1746 ईस्वी। अगला निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तरों को दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। कविता विश्व का अंतरतम संगीत है, उसके आनंद का रोम हास है, उसमें हमारी सूक्ष्मतम दृष्टि का मर्म प्रकाश है। जिस प्रकार कविता में भावों का अंतस्थ हस्पंदन अधिक गंभीर, परिस्फुट तथा परिपक्व रहता है, उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा में भी राग का प्रभाव, उसकी शक्ति अधिक जागृत, प्रबल तथा परिपूर्ण रहती है। राग ध्वनि लोक की कल्पना है, जो कार्य भाव जगत में कल्पना करती है वही कार्य शब्द जगत में राग, दोनों अभिन्न हैं। यदि किसी भाषा के छंदों में भारती के प्राणों में शक्ति तथा स्फूर्ति संचार करने वाले उसके संगीत को अपनी उन्मुक्त झंकारों के पंखों में उड़ने के लिए प्रशस्त क्षेत्र तथा विशदाकाश न मिलता तो वह पिंजर बंद कीर की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधनों से कुंठित हो उड़ने की चेष्टा में छटपटा कर गिर पड़ता हो, तो उस भाषा में छंदबद्ध काव्य का प्रयोजन ही क्या। प्रत्येक भाषा के छंद, उसके उच्चारण संगीत के अनुकूल होने चाहिए। जिस प्रकार पतंग डोर के लघु गुरु संकेतों की सहायता से और भी ऊंची ऊंची उड़ती जाती है, उसी प्रकार कविता का राग भी छंद के इंगितों से द्रुत तथा प्रभावित होकर अपनी ही उन्मुक्ति में अनंत की ओर अग्रसर होता जाता है। हमारे साधारण वार्तालाप में भाषा संगीत को जो यथेष्ट क्षेत्र नहीं प्राप्त होता, उसी की पूर्ति के लिए काव्य में छंदों का प्रादुर्भाव हुआ है। कविता में भावों के प्रगाढ़ संगीत के साथ भाषा का संगीत भी पूर्ण परिस्फुट होना चाहिए, तभी दोनों में संतुलन रह सकता है। चलिए देखते हैं
प्रश्न संख्या 46। कविता का राग छंद से दीप्त होता है। ऑप्शन ए यह कथन भ्रामक है। ऑप्शन बी यह कथन गलत है। ऑप्शन सी यह कथन सही है। ऑप्शन डी यह कथन अस्पष्ट है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह कथन सही है। अगला प्रश्न संख्या 47। कविता में छंदों का अस्वाभाविक बंधन। ऑप्शन ए उचित है। ऑप्शन बी उसका निषेध करना चाहिए। ऑप्शन सी अनुचित है। ऑप्शन डी उससे बचना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुचित है। अगला प्रश्न संख्या 48। राग और कल्पना में क्या संबंध है। ऑप्शन ए परस्पर अभिन्न है। ऑप्शन बी परस्पर पूरक है। ऑप्शन सी परस्पर विपरीत है। ऑप्शन डी परस्पर समानार्थी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, परस्पर पूरक है। अगला प्रश्न संख्या 49। छंद के इंगित से कविता का राग। ऑप्शन ए बाधित होता है। ऑप्शन बी कुंठित होता है। ऑप्शन सी अस्पष्ट होता है। ऑप्शन डी अनंत की ओर अग्रसर होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अस्पष्ट होता है। अगला प्रश्न संख्या 50। भाषा का संगीत किसका उपकारक है। ऑप्शन ए कल्पना का। ऑप्शन बी भावों के संगीत का। ऑप्शन सी छंद का। ऑप्शन डी सूक्ष्म दीप्त का। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, छंद का। प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।